शुरू करते हैं। कहां तक पहुंच गए थे? व्हाट इज लाइट रिएक्शन पढ़ा दिया था मैंने आपको। चलिए फिर अब बातें मत करिए, सबकी गर्दन ऊपर, आई कांटेक्ट कंपलसरी है, जिसको नहीं पढ़ना वो बैक पैक करे। ठीक है, शुरू करते हैं। जब मैंने व्हाट इज लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने दो बातें बताई थी। एक तो ये बोला था कि भाई जब PS1 और PS2 की हम बात करते हैं तो दोनों में रिएक्शन सेंटर डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही है। LHC में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। और जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो हम P680 और 700 के नाम से पढ़ते हैं। सही है बात या नहीं? तो आपको ये बताना है कि जब P680 और 700 के नाम से उसको पढ़ते हैं तो आपको अब बताना है कि उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, PS1 और PS2 की। तो बेसिकली आज हम उनके फंक्शनिंग पर बात करेंगे। तो हम बताएंगे कि जैसे ये एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, क्या है ये? तो इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है बच्चे, उसमें पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट हैं। ये जो आपको मोटाई दिख रही है, ये मोटाई किसकी दिख रही है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सही है बात या नहीं? सिंगल मेम्ब्रेन है ये। और इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमेन। क्या नाम देते हैं? और बाहर की तरफ जो लिक्विड है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। सही है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम दो हैं, एक 1 और दूसरा 2। तो आप बताएंगे जैसे पिगमेंट सिस्टम 1 है PS1 और इसका रिएक्शन सेंटर है P700। सही है। इस पे क्या गिरेगी? लाइट। क्या गिरेगी? तो लाइट गिरते इसके रिएक्शन सेंटर से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर फॉल ऑफ द लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए। यस और नो? क्लोरोफिल ए से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, बोलो, आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या बोलेंगे? आयरन सल्फर प्रोटीन, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख के आगे ट्रांसफर करता है FD नाम के कंपाउंड के पास। FD को बोलते हैं हम फेराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? फेराडॉक्सिन बोलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर है। क्या है? सही है बात या नहीं? और जो फेराडॉक्सिन है उसके पास जैसे ही क्या आए तो FES ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? FD का क्या हुआ? रिडक्शन। और FES का, इसलिए FES को दूसरा नाम FRS भी देते हैं, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम देते हैं? फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम देंगे? क्लियर है बात आपको? फिर बताइए कि जो FD है फेराडॉक्सिन, यहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर NADP को। और याद करो एंजाइम पढ़ाया था मैंने, NADP एक को एंजाइम है। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। अगर फॉस्फेट नहीं बोलते तो NAD होता, फॉस्फेट बोल रहे हैं मतलब। सही है बात या नहीं? तो बताइए कि NADP एक को एंजाइम है। क्या बोलेंगे? NADP एक और जो को एंजाइम है ना बच्चे, वो एंजाइम के साथ काम करता है, अकेला नहीं। हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम है? NADP, क्योंकि वो FD से इलेक्ट्रॉन लेकर किसको देगा? NADP में इलेक्ट्रॉन गए तो NADP का क्या हुआ? कहां से गए? FD से इलेक्ट्रॉन NADP में गए तो NADP का हुआ रिडक्शन। तो नाम हो गया NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स या एंजाइम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द NADP। सही है बात या नहीं? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NADP। तो NADP का क्या हो गया? इसलिए एंजाइम का नाम NADP रिडक्टेज एंजाइम है। क्या नाम है? NADP रिडक्टेज एंजाइम है। कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, अब बताएं कि जैसे ही NADP के पास इलेक्ट्रॉन्स आए, क्या आए, तो NADP ने क्या किया, स्ट्रोमा से बोलो H+ आयन लेकर फॉर्मेशन किया NADPH2 का। किसका फॉर्मेशन किया, और H+ आयन कहां से लिए, स्ट्रोमा से H+ आयन लेकर क्या बनाया, क्या बनाया, बोलो स्ट्रोमा में चलती हैं डार्क रिएक्शंस, क्या चलती हैं, डार्क रिएक्शंस, और डार्क रिएक्शन से बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, और ग्लूकोज बनाने के लिए बोलो हमें देना पड़ता है इसको CO2, तो ये एटमॉस्फेरिक क्या है। और आप बताएं, फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ, सही है बात या नहीं। सईद नाम का बच्चा कह रहा है कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है सर, आज मेरा आई कार्ड घर पे छूट गया था तो मुझे एंट्री नहीं दिया। तो सैयद भाई मेरे, तू ऐसा करना कि जिस दिन तेरा एग्जाम हो ना नीट का, तो एडमिशन कार्ड तू घर पे भूलना। आज तो तेरी एक दिन की क्लास छूटी है, पूरे साल की मेहनत पानी में जाएगी जब तेरे को वहां एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात दिमाग में डाल लो बच्चे, एक इंडिविजुअल पर्सन कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा हमेशा सिस्टम होता है। जो सिस्टम फॉलो करेगा वही आगे बढ़ेगा। फ्यूचर में जब आप डॉक्टर बनेंगे, बोलना बहुत आसान है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आसान है, ये बात ध्यान रखिए। आई कार्ड आपका गेट पे चेक होता है तो सिर्फ इस वजह से कि आपकी सेफ्टी के लिए, कि कोई बाहर का पर्सन विदाउट आई कार्ड अंदर एंट्री ना ले ले और आपकी सेफ्टी पर कोई आंच ना आए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। वरना आप सोचो कि सिस्टम इतने सारे लोगों को क्यों रखेगा, गेट पे 4 गार्ड, उसके बाद 3 लोग लाइन से खड़े हुए हैं, लड़कियों के अलग लड़कों के अलग, सबके आई कार्ड चेक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि कोई नॉन सोशल पर्सन यहां बिल्डिंग में एंटर ना कर जाए और हमारे बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आई कार्ड केवल इसलिए चेक होता है, और उनको लगता है कि आई कार्ड भी, उनको ये ऐसे लगने लग जाता है ना कि भाई मेरा आई कार्ड घर पे रह गया तो अब मेरे को तो एंट्री मिलनी चाहिए थी। तो वीआईपी फील मत लीजिए, आप स्टूडेंट्स हैं तो उसी पे फॉलो करिए चीजों को। और ये मैनेजमेंट मेरा नहीं, ऐसे बोल कि हमारा सिस्टम है ये, हाँ हमारा सिस्टम है, आप भी उसी सिस्टम के पार्ट हैं जिस दिन आपने इस क्लास में बैठना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये हमेशा बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री है, जितनी हेल्प आप करेंगे उतना हम आपके साथ चल पाएंगे। सिंपल सी बात है, बड़े बच्चे हैं इसलिए बार बार नहीं समझाई जाती ये बातें, और ये बातें इस चैट बॉक्स में लिखने की तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बताएं, NADPH2 अपने हाइड्रोजन किसको देगा, डार्क रिएक्शन को, क्या बनेगा। अब बताओ, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, हाँ या ना। NADPH2 से क्या आए, हाइड्रोजन, क्या आए, और वो हाइड्रोजन NADPH2 के जब दिए गए डार्क रिएक्शन में तो फिर से क्या बन गया। अब ये कहता है लाओ और इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं फिर से NADPH2 बनाऊंगा। तो यही काम लगातार चलता रहता है, क्या बोलेंगे, यही लगातार चलता रहता है। सही है बात या नहीं। लाइट गिरती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, NADPH2 बनता रहेगा। लाइट गिरती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, NADPH2 यूज आता रहेगा, फिर से NADP बनता रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, PS1 कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन लगातार निकाल निकाल के NADP को दे रहे हो, और मैं लगातार खाली होता जा रहा हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन वापस मिल नहीं रहे, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, मैं तो डीजनरेट हो जाऊंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करवाइए। और बताइए कि क्लोरोफिल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कौन करवाता है, वाटर। लेकिन PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। PS1 के साथ वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, तो बताओ कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक दूसरा पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नाम है PS, और उसके रिएक्शन सेंटर का नाम है P680। आप बताइए इस पर भी फॉल होती है क्या, लाइट फॉल होती है, तो लाइट फॉल होने से इसमें से क्या निकलते हैं, क्या निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन इसका एक प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, जो कि एक्सेप्ट करता है। कौन, प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को यहां रिसीव करता है। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 211 पे आएंगे, 211 नंबर पेज पे फिगर 13.4 में जब आपने क्वांटासोम का, LHC का पिगमेंट सिस्टम का डायग्राम पढ़ा था, तो नीचे आपने LHC के साथ एक रिएक्शन सेंटर और ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखा था, प्राइमरी लिखा था या नहीं लिखा था। अच्छा ये डायग्राम बताओ 13.4 PS1 का है या PS2 का है,
बोलो किसी का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्किंग किस हिसाब से करी है। आप रिएक्शन सेंटर लिख दो P700 लिखना, मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि रिएक्शन सेंटर है P700, सही है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर बताओ कौन होगा, बाय डिफॉल्ट हो गया ना। और मैं कहूं कि प्राइमरी एक्सेप्टर है FES, तो बताओ रिएक्शन सेंटर कौन होगा। और अगर मैं रिएक्शन सेंटर लिख दूं P680 और मैं पूछूं कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, तो आप बताएंगे फियोफाइटिन। और मैं लिख दूं कि प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन और फिर मैं पूछ लूं कि भाई रिएक्शन सेंटर कौन होगा, तो आप बताएंगे P680। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड हो जाएगा। सही है बात? यस और नो, यस और नो। बिल्कुल। ये आकाश नाम का बच्चा लगातार 5 बार एक ही कमेंट कर रहा है, पूछो क्या। फोटोसिंथेसिस टेस्ट में आएगा क्या? उसको ये लग रहा है कि आएगा तो क्लास ले लूं, नहीं आएगा तो छोड़ूं। भाई एग्जाम में नहीं आएगा, संडे वाले टेस्ट में नहीं आ रहा आपके फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी के, ठीक है, और ये आपका सेकंड टेस्ट है अभी। और फर्स्ट सेकंड टेस्ट में सिलेबस ज्यादा नहीं आता। नेक्स्ट टेस्ट में आपका बैक पोर्शन भी आएगा और पूरी प्लांट फिजियोलॉजी भी आएगी, क्योंकि तब तक तो हो ही जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दिमाग में डाल लें ये बात। लेकिन नीट में आएगा। हाँ, उसको लग रहा है कि टेस्ट में नहीं आएगा तो क्लास लूं, मतलब आएगा तो ले लें, नहीं आएगा तो छोड़ें, काय को दुखी हो रहे हैं। बार बार लगातार एक ही कमेंट करता जा रहा है, नीट में तो आएगा। चलें भी आगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बताओ कि भाई ये जो डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया ना, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं मार्किंग करके। मैच द कॉलम बन सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एक ही डायग्राम से, स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है कि रिएक्शन सेंटर P700 है, प्राइमरी एक्सेप्टर बताओ, प्राइमरी एक्सेप्टर FES है, रिएक्शन सेंटर बताओ, प्राइमरी एक्सेप्टर ये है, बताओ पिगमेंट सिस्टम कौन सा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक ही डायग्राम से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। पेज नंबर 211 पर फिगर 13.4 से, ठीक है बात या नहीं? पहले बेंच पे बैठी है बच्चे, पता नहीं कौन सा डायग्राम खोल के बैठी है। यस सर भी हो रहा है। अच्छा, इस डायग्राम से 7-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई मेरे को पढ़ाते टाइम कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए मेरा, और वो आएगा आप लोगों के साथ जब आप फील करवाएंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, तभी मैं इतनी बातें बोल पाऊंगा। अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं 211 नंबर पेज पे फिगर 13.4, समझ रहे हैं, और आप खोल के बैठे 13.6 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम, और उसको देख के कह रहे हैं अच्छा इससे 4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे काम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा बच्चों, आगे जाएगा PQ के पास। किसके पास? PQ, बोलो प्लास्टोक्विनॉन। क्या बोलेंगे आप? क्विनॉन प्रोटीन है ये, और क्विनॉन प्रोटीन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी कैरी करती है, मतलब हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जाते हैं। हाइड्रोजन कैरियर है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही कैरी होते हैं। किससे? प्लास्टोक्विनॉन से। इसे कोएंजाइम क्यू भी कहते हैं। हालांकि आपको पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा ये, लेकिन बनाया हुआ, एग्जाम में आया हुआ नहीं। कोएंजाइम क्यू और कोएंजाइम आर। आर होता है यूबिक्विनॉन, ईटीएस के रेस्पिरेशन में काम करेंगे तब पढ़ेंगे। और क्यू होता है प्लास्टोक्विनॉन, कोएंजाइम क्यू, प्लास्टोक्विनॉन। आप बताइए हाइड्रोजन कैरियर है, क्या है? जैसे इसके पास कौन आया, इलेक्ट्रॉन आते ही इसने बाहर स्ट्रोमा से क्या लिए? प्रोटॉन्स, और पूरा हाइड्रोजन बन गया इलेक्ट्रॉन प्लस, और ये कन्वर्ट हो गया बोलो PQS2 में। किसमें? बोलो अगर तो लिखा है PQ तो नॉन, और अगर लिखा है PQS2 तो बोलो नोल, ऑल। प्लास्टोक्विनॉल क्या बोलेंगे? सही है बात या नहीं? या फिर क्या बोलेंगे? सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो आगे बढ़ेंगे। तो बताइए P680 से इलेक्ट्रॉन निकले, फियोफाइटिन में गए, फिर PQ में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? PQ में बाहर से प्रोटॉन जुड़ेंगे, क्या बनेगा? और फिर PQS2 से दोबारा प्लास्टोक्विनॉन। यहां तक कोई दिक्कत? इसे क्विनॉन साइकिल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन लिया, PQS2 बनाया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया, फिर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर से PQS2, तो PQ PQS2 PQS2 PQ PQ PQS2, ये लगातार चलता रहता है मेम्ब्रेन के अंदर। इसे अलग से बोलते हैं क्विनॉन साइकिल। क्या बोलते हैं?
साथ ही साथ आपको बताना है कि इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आप बताइए। साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ये दो साइटोक्रोम इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं। नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम। ये बात दिमाग में डाल लो कि साइटोक्रोम्स हमेशा काम आते हैं, चाहे वो ETS फोटोसिंथेसिस का हो और चाहे रेस्पिरेशन का। साइटोक्रोम्स तो हमेशा काम आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? और साइटोक्रोम्स हमेशा इसलिए काम आते हैं क्योंकि इनकी कोर मेटल आयरन होता है। मैं आपको समझाऊं कि जब हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना, तो हेड पार्ट पढ़ा था रिंग स्ट्रक्चर, पोरफायरिन हेड, याद है आपको? उस पोरफायरिन हेड की कोर मेटल मैग्नीशियम था। कौन था? यहां आपको बताना है कि कोर मेटल आयरन है, सेम वही स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम आयरन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो आप बताएंगे कि आयरन की दो फॉर्म होती हैं, एक ऑक्सीडाइज्ड और एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म। +3 +2 में बदलता है जब इलेक्ट्रॉन आता है, और +2 +3 में बदलता है जब इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसका मतलब आयरन की कितनी फॉर्म है? तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है और रिड्यूस्ड फॉर्म भी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए साइटोक्रोम ETS का पार्ट रहते हैं, चाहे वो ETS फोटोसिंथेसिस का हो और चाहे वो ETS रेस्पिरेशन का। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? बिल्कुल। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल। अब आकाश इज्जत पे ले रहा है बात को। पहले उसने रिप्लाई किया कि आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं तो जो लिखूंगा ही ना बार बार। अब उसको ये कौन समझाए कि मैं ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ देख रहा हूँ बच्चे, तो मैं बार बार चैट बॉक्स नहीं पढ़ सकता, एक साथ जाके देखता हूँ कि किसी का मैसेज है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ। तो ये तेरे लिए शाबाश वाली बात है ना? मतलब इन्होंने अलग ही मतलब गेम चला रखा है अपना। सामने बैठ के पढ़ा नहीं ना मुझसे, इसलिए चुपचाप पढ़ाई कर बच्चे, आराम से मस्त तरीके से। कोई डाउट है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करिए आप। सच बता रहा हूँ बच्चे, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कचरा करेंगे तो फिर मेरे को भी कचरा करना आता है, सिंपल सी चीज है। तो वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। आप स्टूडेंट, मैं टीचर। समझदार बनिए, बड़े बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, संस्कार भी हमारे अच्छे ही हैं। तो PQ से PQS2 बना और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गए? साइटोक्रोम F की तरफ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को बच्चों को मैं इक्वली थोड़ा सा हैंडल कर लूं तो बढ़िया है। और मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाया मैंने, साथ में लैपटॉप रख के। तो पहली बार ही ऐसा चल रहा है ना हमारे साथ। तो इसमें हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मैनेजेबल तभी हो पाएगा जब बच्चा हमारा साथ देगा। अब हर किसी को लगे कि मैंने तो फीस दी है, तो भाई ठीक है, पढ़ा भी तो रहा हूं ना साथ में उतनी मेहनत करके मैं, उसमें कोई कमी है तो बता। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने आपने। आजकल बच्चों में हो गया ये, हर किसी को लगता है कि भाई मैं बड़ा और मैंने फीस भरी है। भाई सच बात है, ये तूने फीस भरी है तो उतना तेरे को पोटेंशियल वापस दे भी रहे हैं हम, तेरे साथ लगे हुए हैं। तो तेरी प्रॉब्लम बता, उसको सॉल्यूशन मैं करके दूंगा आपको, लेकिन वो पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए, है ना? समझदार बनिए, अच्छे बच्चे बनिए, हमेशा आगे बढ़ेंगे। चलो तो कल मिलना मुझसे फिर। PQS2 से साइटोक्रोम F में गए हम। अब साइटोक्रोम F से जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो प्रोटॉन्स हैं, कौन? वो यहां से कहां जाएंगे? ल्यूमेन में, क्योंकि साइटोक्रोम तो केवल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा ना। साइटोक्रोम तो केवल इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, सही है। तो प्रोटॉन्स कहां आ जाएंगे? कहां आ जाएंगे? ल्यूमेन में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओगे कि भाई साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसने इलेक्ट्रॉन रख लिया और प्रोटॉन कहां डाल दिए? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन PQ को क्रॉस करते हैं तो प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से आते हैं कहां पर? ल्यूमेन में। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक बात बताओ, बोलो एक ना छोटा प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है, नाम है PC। नाम क्या है? बोलो पेरिफेरल प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल होते हैं जो मेम्ब्रेन में फंसे रहते हैं लिपिड बाई लेयर के अंदर, कुछ आधे कुछ पूरे, हाँ या ना? और एक आपको क्या बताना है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
तो आप बताइए कि साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं? PC में, और PC से कहां जाते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और इस पूरे में, हालांकि ये बात एनसीईआरटी की है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पीसी का नाम जो है वो प्लास्टोसाइनिन है। पीसी का नाम जो है वो प्लास्टोसाइनिन है। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? और इसमें कॉपर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट है। Cu+2 प्रेजेंट है। ठीक है बात या नहीं? जैसे सबकी कोर मेटल कौन होता है साइटोक्रोम्स में? आयरन। ऐसे प्लास्टोसाइनिन की कोर मेटल कौन होता है? और कॉपर की भी दो फॉर्म है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्या क्या फॉर्म है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो PS1 से निकले थे तो वो तो दे दिए PS2 ने, लेकिन जब PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 की तरफ गए तो PQ से क्रॉस हुए। कहां से क्रॉस हुए? और जब ये इलेक्ट्रॉन PQ से क्रॉस हुए, कहां से क्रॉस हुए? तो PQ से क्रॉस होते टाइम H+ आयंस को कहां गिराया गया? लेकिन अब एक प्रॉब्लम यह है कि PS2 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। हाँ या ना? तो आप बताइए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, आप पोजीशन पर ध्यान दीजिएगा, PS2 को ल्यूमेन वाली साइड में रखा है मेम्ब्रेन में, लेकिन फियोफाइटिन और PQ को स्ट्रोमा वाली साइड में। रीजन क्या है कि भाई जो PS2 के अंदर, PS2 के साथ प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन और PQ काम कर रहे हैं, इनको प्रोटॉन कहां से लेना है? स्ट्रोमा से। तो इसकी पोजीशन किस तरफ है? लेकिन PS2 की पोजीशन किस तरफ है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पढ़ने को मिलेगी, मैं आज ही बताऊंगा आपको कहां पर। आप बताइए, इसके साथ एक एसोसिएट रहता है कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है? उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ओईसी। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स का नाम है ओईसी। पूरा बोलेंगे, बोलो, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन इवॉल्विंग, ऑक्सीजन इवॉल्विंग। इसका काम है बच्चे वाटर को तोड़ना। जैसे इस पे लाइट गिरती है ना, तो आप याद करिए, कल मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H+ आयंस, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं इससे। कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ वाटर काम करवाना है ओईसी का। जैसे ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की मोटाई है, ठीक है, ये इसमें ये अंदर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर है, दिख रहा है आपको, ये वाला, बोलो PS2 से एसोसिएट रहता है ओईसी, है ल्यूमेन वाली साइड में। तो लाइट किस पे गिरी? एक्साइट कौन हुआ? तो बताओ, ओईसी भी एक्टिव हो गया। ये सेम वैसे ही है कि करंट इसको लगेगा, लेकिन इफेक्ट इस पे भी आएगा। लाइट इस पे गिरेगी और एक्टिव ये भी होगा। कौन? ओईसी। और जैसे ही ओईसी एक्टिव हुआ तो बच्चे वाटर टूटेगा H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में। H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? बिल्कुल। अब आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि जब वाटर टूटेगा प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में, तो आपको यह समझना है कि ओईसी में, किसमें? एक तो काम करता है Mn+2, एक काम करता है Cl- और एक काम करता है कैल्शियम। कैल्शियम एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, लेकिन हमें यह याद करना है कि ओईसी में Mn+2 और Cl- होते हैं। Mn+2 और Mn+2 और Cl- होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? एनसीईआरटी पेज नंबर 198 देखो, आप थोड़ा जल्दी से हाथ चलाओगे। 198, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी एनसीईआरटी खोलेंगे। 198 नंबर पेज पर ऊपर ऊपर मैग्नीज है। मैग्नीज की लास्ट लाइन में ये साफ साफ मेंशन है कि भाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन इवोल्यूशन में हेल्प कर रहा है कौन? बेटा मैं मैग्नीज पढ़ा रहा हूं, और क्लोरीन में भी मेंशन है ये बात। नीचे देखो आप, क्लोरीन की लास्ट लाइन में भी मेंशन है। तो दोनों है, Mn+2 और Cl-। हालांकि इसमें होता कैल्शियम भी है, लेकिन आप लिटरेचर में देखो 197 नंबर पेज पे कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है क्या कि भाई ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। समझ पाए हैं बात को या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? तो प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? ठीक है। हाँ बेटा।
डार्क रिएक्शन को। दोबारा बोल। ठीक है, उसका कहना है कि अगर H प्लस आयन सीधा ही स्ट्रोमा में प्रेजेंट है तो जो CO2 डार्क रिएक्शन का वो स्ट्रोमा से H प्लस आयन ले ले और ग्लूकोज बना ले। सही है बात या नहीं? लेकिन दिमाग लगाओ कि जो बनने वाला ग्लूकोज है, अच्छा एक बात मैं पूछता हूं, मेरे को आंसर दीजिएगा आप, एनर्जी सोर्स ऑफ द अर्थ कौन है? चलो फिर सन का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गया ना बच्चे। सिंपल आंसर देता हूं तेरे को मैं। आज ये समझ कि पहले यहां क्या गिरती है? लाइट। लाइट गिरते यहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। बोलने के बजाय आप बोलो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बहुत सारी है। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है, ये भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। मूव करता हुआ किसके पास जाएगा? तो NADP में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एनर्जी लेवल, और फिर इसमें प्रोटॉन जुड़ेगा। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी लेकर जा रहा है, और तो बता इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है या नहीं है? तभी तो ग्लूकोज में एनर्जी आएगी। समझ गए बात या नहीं? हाँ, तो उसको लग रहा था कि भाई सीधा डार्क रिएक्शन में H प्लस यूज करके ग्लूकोज बना लूं, बना ले, लेकिन एनर्जी कहां से लाओगे? एनर्जी तो फिर उतनी रही ना जितनी है, तो फिर आप कैसे कहोगे कि भाई सोर्स मेरे लिए जो है वो एनर्जी का सन है? बढ़े आगे, और कोई डाउट? चलो फिर आगे देखते हैं। अब आपको यह समझना है कि भाई जिस सिंपल सी बात यह है कि यहां Mn+2 और Cl- हमारे लिटरेचर में है, लेकिन कैल्शियम लिटरेचर में हालांकि होता है। सही है बात या नहीं? फिर आप बताइए कि भाई वाटर तोड़ते हैं तो यहां से O2 निकालते हैं, O नहीं, क्या निकालते हैं? अब O2 निकालने के लिए वाटर कितने तोड़ने पड़ेंगे? अब 2 वाटर तोड़ोगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? सही है बात? ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? और आप बताइए, ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसा बना वैसा एटमॉस्फेयर में गया। सही है। फिर आप बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको मिलेंगे? तो PS2 में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। हाँ या ना? यस और नो? यहां तक प्रॉब्लम? तो PS2 के इलेक्ट्रॉन कौन बैलेंस कर रहा है? और PS2 के इलेक्ट्रॉन कौन बैलेंस कर रहा है? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, यहां तो कोई दिक्कत? अब देखो मैंने यहां क्या निकाला है, O2, O2 पूरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ना? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए कितने वाटर तोड़ने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? वेरी गुड। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोलो 4 फोटोन गिराने पड़ेंगे। आप ये मान लो कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहां से आपको 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक यहां से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे तब तक 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलेगा उतना ही वाटर बैलेंस करेगा। हाँ या ना? तो अगर आप चाहते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन 4 बैलेंस हो तो उसके लिए जरूरी है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकले भी तो सही, तभी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल पाएगा। सही है बात? फिर आप बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन जब फियोफाइटिन से होते हुए आगे बढ़ेंगे, कहां से? तो कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो बाहर से प्रोटॉन कितने आएंगे? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे कितने बढ़ेंगे? फिर यहां से प्रोटॉन अंदर कितने आएंगे? इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आगे कितने बढ़े और इधर भी कितने बढ़े? अब आप बताओ PS2 से कितने इलेक्ट्रॉन PS1 में बैलेंस करवा रहे हैं? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि PS1 से भी इलेक्ट्रॉन कितने निकले। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहां भी कितने फोटोन गिराने पड़ेंगे? इसमें कोई दिक्कत? और फोटोन और क्वांटम एक ही बात है। फोटोन और क्वांटम एक ही बात है। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि भाई इधर से जब 4 फोटोन गिरेंगे तो 4 क्या निकले, तो इधर से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जरूरी है, तभी तो बैलेंस कर पाओगे आप। फिर यहां से आगे इलेक्ट्रॉन कितने बढ़े इधर से? फिर आप बताओ कि कितने स्ट्रोमा प्रोटॉन H प्लस आयन स्ट्रोमा से लिए जाएंगे, प्रोटॉन्स लिए जाएंगे, है ना? और फाइनली आप देखो यहाँ NADPS2 कितने बनेंगे? 2। कितने NADPS2 बनेंगे? यस और नो? पार्थ कह रहा है कि FRS का फुल फॉर्म बता दीजिए, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस।
एफ मीन्स हो गया एफडी, आर मीन्स हो गया रिड्यूसिंग, एस मीन्स हो गया सब्सटेंस। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस FeS, जो कि फेरेडॉक्सिन का रिडक्शन करवाता है। आप बताइए 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मतलब एक NaDPS2 में हाइड्रोजन, तो NaDPS2 के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा वाटर कितने तोड़े? ऑक्सीजन कितनी? मॉलिक्यूलर O2। वाटर कितने तोड़े? ऑक्सीजन कितनी? प्रोटॉन कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अगर आप 2 वाटर मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो NaDPS2 भी कितने बनाते हैं? शाबाश। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फोटोलाइज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ NaDPS2 फॉर्म। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो? हाँ भाई, कोई भी नहीं? अच्छा फिर तो ऐसा करो, आप NCERT पेज नंबर 218 खोलो, 218 218। एक टेबल दी गई है, 6 CO2 अंदर काम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? यस और नो? और ATP NaDPS2 ATP NaDPS2 12 NaDPS2 चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। बच्चा के फिर कई तो ये सोच रहे हैं कि सर NaDPS2 लिख रहे हैं, NCERT में NaDPH लिखा है। तो आप H2H में एक कोई फर्क मत करिए, अभी मैं आपको बता दूं NaDPH NaDPS2 NaDPH प्लस H प्लस, तीनों का मतलब एक ही है, डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जाते जाते। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी फोटोसिंथेसिस में आगे, ठीक है, लिखने का ढंग अलग है तीनों का मतलब एक ही। तो आप बताइए कितने NaDPS2 खर्च हो रहे हैं? कितने NaDPS2 खर्च हो रहे हैं क्या बनाने के लिए? हाँ, तो एक ग्लूकोज बनाने में NaDPS2 कितने खर्च हुए? हाँ, अच्छा आपने कितने NaDPS2 वहां बनाए हैं अभी? वाटर कितने तोड़े हैं? जितने वाटर तोड़ोगे उतने क्या बनेंगे? अच्छा मैं कितने वाटर तोड़ूं कि 12 NaDPS2 बन जाए? हैं? NCERT पेज नंबर 209 पे आओ, 209 पे सेकंड लाइन है ऊपर से पेज की। एक क्वेश्चन है कि कैन यू एक्सप्लेन द व्हाई 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एज द सबस्ट्रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन द गिवन इक्वेशन? है, बताओ फिर इक्वेशन में आप 12 वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिखते हो? Because during dark reaction 12 NaDPS2 are used for the formation of 1 molecule of glucose and number of water molecules are photolyzed is equal to the number of NaDPS2। तो NaDPS2 कितने चाहिए? तो वाटर कितने तोड़ूं? हाँ, और मैंने कहा था इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे सही से देके जाऊंगा आपको, आज इसका आंसर दे रहा हूं आपको। यस और नो? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, एनर्जी से आप ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल हाई है, इलेक्ट्रॉन कहीं रुक नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि इन एटम्स के वो हाई ऑर्बिटल में, ऊपर वाले बड़े बाहर वाले ऑर्बिटल में चल रहा है अभी। जैसे जैसे वो अंदर वाले ऑर्बिटल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहां तक आते आते बोलो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इसलिए तो फिर से उसको एक्साइट करना पड़ता है कि चल। नहीं समझ रही मेरी बात? प्रोसेस यहीं थोड़ी खत्म हो रहा है, इससे आगे भी तो चल रहा है। इसका मतलब यहां से जब इलेक्ट्रॉन चला तो वो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, बाहर वाले ऑर्बिटल्स में। यूं आते आते यहां तक आते आते इलेक्ट्रॉन कहां आया? बिल्कुल नीचे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में यही तो पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा तो एनर्जी रिलीज करता जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब वो चलने से मना कर देगा कि ना भाई अब एनर्जी नहीं है, तो फिर से उस पर क्या गिराते हैं? लाइट गिराते हैं, फोटोन गिराते हैं, फिर से वो एक्साइट हो जाता है, फिर से चलना शुरू कर देता है। बढ़े आगे, चलो फिर यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई, हाँ बच्चे। प्लास्टोक्विनोन देखो, जो हाइड्रोजन कैरी करता है इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेगा ही करेगा, सिंपल बात है। क्विनोन, क्विनोल, नॉल और नॉन तो एक ही बात है ना। हाइड्रोजन जुड़ गया उसमें, हाइड्रोजन जुड़ गया तो बिना इलेक्ट्रॉन के जुड़ गया क्या?
तो ऐसे सोच कि पीक्यू के पास इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, तो तू पीक्यू के अंदर हाइड्रोजन जोड़ के दिखा, H+ जोड़ के दिखा। पहले इलेक्ट्रॉन आएगा फिर प्रोटॉन आएगा। पूछ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए वो स्ट्रोमा से H+ आयन लेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए वो H+ आयन लेंगे। कहां से? स्ट्रोमा से। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? तो पहले कौन आएगा और फिर कौन आएगा? और बोलो जो हाइड्रोजन को कैरी करता है, बोलो ऐसे, बाय डिफॉल्ट वो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करेगा ही करेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही है। और बोलो। देख एक बात याद रख, दुनिया के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं, तेरे सामने पानी की बोतल पड़ी है क्या? इधर उधर होगी कहीं। इसका भी अपना एक पीएच है। इस अर्थ पर लिविंग सिस्टम में बाहर कहीं पर भी क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। उसका अपना एक क्या होता है? हर टाइम। और वो पीएच मेंटेन कौन करता है? तो आप बताइए, हर सिस्टम में उसकी पीएच के अकॉर्डिंग अपने H+ आयन तो ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है। और सुना क्या हाल चाल है? वहां तक तो पहुंचा नहीं। मैंने कहा जितना मैंने पढ़ाया उसमें को डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं इसमें। चलो भाई, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका भी क्लियर है सबका डाउट? सर PS1 के इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP के पास गया और NADPS2 बन गया। सर उस H+ का क्या हुआ जो वाटर से निकला? बताएंगे अभी। और आकाश शशिकांत को समझा रहा है कि शशिकांत, H+ आयन इंक्रीज कंसंट्रेशन इन ल्यूमेन ऑफ द थाइलिक्विड एंड क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, शुक्र है, सही बोला मतलब। चलो जी, अब आप ऐसे समझो बच्चे कि लगातार H+ आयन जो है वो कहां आते जाएंगे? ल्यूमेन में। ल्यूमेन में वाटर से भी H+ आयन आ गए और ल्यूमेन से भी आ गए, मतलब स्ट्रोमा से भी ल्यूमेन में आ गए। अब मुझे बताओ कि अगर वाटर मॉलिक्यूल कितने टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं, तो प्रोटॉन कितने आए ल्यूमेन में? 8। जिनमें से 4 तो वाटर के ही होंगे। 4 जब वाटर के इलेक्ट्रॉन यहां चलेंगे उसकी वजह से आए, तो टोटल प्रोटॉन कितने हुए? कितने हुए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? आप बताओ एक बार में वाटर कितने तोड़े? अच्छा, मैं कितने वाटर यहां ऐसे दो दो वाले तोड़ दूं, कितनी बार तोड़ दूं कि 12 NADPS2 बन जाए? 6 बार। तो इसको इंटू 6 कर लो आप। भाई एक बार में दो तोड़े हैं तो 6 बार में क्या हो जाएंगे? 12। सही है बात या नहीं? 12 वाटर तोड़ोगे तो 12 NADPS2 बनेंगे और टोटल 48 H+ आयन कहां आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? सही है। अब आप बताओ कि स्ट्रोमा में कितने H+ आयन कम हो गए? 20, 20, 48। यहां से यूज हो रहे हैं भाई, यहां भी तो यूज हो रहे हैं। अंदर कितने H+ आयन बढ़ गए, बाहर कितने कम हो गए? तो सिंपल लैंग्वेज याद कर लो कि ल्यूमेन में जितने H+ आयन बढ़ेंगे स्ट्रोमा में उतने ही कम हो जाएंगे। क्या बोलोगे? ल्यूमेन में जितने H+ आयन उतने ही। तो आप बताइए कि यहां हो गया है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप। क्या डेवलप हो गया है? इसका मतलब यहां H+ आयंस की कंसंट्रेशन, तो बोलो कि जो पीएच है वो कम हो गई है। H+ ज्यादा तो पीएच, और स्ट्रोमा में लगातार H+ आयन, तो इसका मतलब पीएच। तो अगर स्टेटमेंट ये आ जाए ना कि ड्यूरिंग डे टाइम द पीएच ऑफ स्ट्रोमा इज हायर देन ल्यूमेन, तो आप बताइए यस। और अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि ड्यूरिंग डे टाइम ल्यूमेन की पीएच कम है, किससे? स्ट्रोमा से, तो ये भी बात सही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पीएच का डिफरेंस आ रहा है प्रोटॉन्स की वजह से, तो प्रोटॉन की वैल्यू बदलेगी तो पीएच भी बदलेगी। पीएच कहां कम हो गई है? स्ट्रोमा में। कहां कम हो गई है? क्योंकि ल्यूमेन में H+,
पीएच कहां ज्यादा हो गई है, और ऐसा तब हुआ जब लाइट गिरती है। जब लाइट नहीं गिरती तब ऐसा नहीं हुआ है। सही है बात या नहीं? हुआ कब? हाँ, ये क्या कर रहा है? हाँ, क्या हाथ में तेरे? उधर वाले में मोबाइल? कहाँ है ध्यान तेरा? सो रहा है तू आराम से? बेटा घर चला जा, है ना? भाई कोई काम तो ईमानदार से करो। भी पढ़े तो ईमानदार से पढ़े, ना पढ़े तो फिर ना ही पढ़े। फिर जो करना है वो मतलब पढ़ाई के अलावा उसको तो कम से कम ईमानदार से करें। तो दोनों में डायलेमा में चल रहा है, ना तो पढ़ रहा है ना मस्ती कर पा रहा है। नहीं समझ रहा बात? हाँ, दो नाव पे एक साथ सवार नहीं होना। पढ़ना है मतलब, और जब नहीं पढ़ना फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? उम्मीद तो मत जगा किसी को। कई बार होता है ना कि बच्चा एक टेस्ट में नंबर अच्छे ले आता है और अगले में कम, तो फिर माँ बाप कहते हैं बेटा तू कर तो सकता है, तो पिछले टेस्ट में लाया था। अब एक बच्चा जो लगातार हर टेस्ट में नंबर कम कम ही ला रहा था, उसको कहते हैं कि तो है ही ऐसा। और जिस बार इसके ज्यादा आ जाते तो फिर उससे पूछ भी, शक भी हो जाता है उनको, तो नकल तो नहीं मारी तूने? हाँ, तो ऐसा मत बन। डायलेमा में को लेके जा रहा है हमें। तेरी शक्ल देख के मुझे क्लियर होना चाहिए कि ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, और या क्लियर होना चाहिए कि नहीं बनेगा। तो डायलेमा में रख रहा है मुझे, वो मत कर। क्या करेगा? बनेगा? चलो, इसके सपने बड़े हैं इसलिए नींद कम है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हुआ तो H प्लस बढ़ गए पीएच, H प्लस कम हो गए पीएच। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब ये बताओ, इस अर्थ पर जितने भी आयन, गैस, लिक्विड, सबस्टेट, सबकी एक ही डिजायर, एक ही इच्छा, बोलो इक्विलिब्रियम। हर कोई कहता है कि यार अपने इक्विलिब्रियम में रहूंगा, इसलिए हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप, पानी बहता रहता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अपने आप। इक्विलिब्रियम डिमांड है सबकी, इसलिए डिफ्यूज होते हैं। अब ये H प्लस कहता है कि अंदर मेरी अमाउंट क्या हो गई है, बाहर मुझे इक्विलिब्रियम में आना है। बोलो नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि आप ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हो अक्रॉस द और मेम्ब्रेन जो होती है ना बच्चे, वो नेचर में नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होती है ओवरऑल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का कोई आज के बाद नेचर कोई पूछे ना आपसे, सेल मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, आप बताना नॉन पोलर। और बोलो H प्लस आयन प्लस लग गया ना ऊपर, जिन पे चार्ज होता है वो पोलर होते हैं, और जिन पे चार्ज नहीं वो। तो आप बताइए कि कैसा हो गया मेम्ब्रेन? कैसी? H प्लस कैसा? सेम नेचर या डिफरेंट? मेम्ब्रेन निकलने की परमिशन नहीं देती। बोलो जिसको तैरना नहीं आता, यस और नो, यस और नो। जिसे तैरना, तो क्या उसे नदी पार करने नहीं आती? हाँ आती है ना, बोलो पुल से पार कर लेगा वो, जरूर थोड़ी कि पानी से कूद के जाना है। तो आप बताइए कि जो मेम्ब्रेन है क्या है? क्या है? इस मेम्ब्रेन के अंदर बोलो प्रेजेंट होता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, नाम है CF0। क्या नाम है? CF। ये बोलो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? और उस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जो H प्लस आयंस हैं, ये F0 पार्टिकल से कहां चले गए? कहां पर चले गए? बाहर स्ट्रोमा में चले गए। सही है। जब H प्लस आयन यहां से बाहर जाते हैं, निकलने का रास्ता किसने दिया? तो बताइए, CF0 के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक पार्टिकल CF1। तो CF0 और CF1 को मिलाकर बोलते हैं ऑक्सीसोम। और जब CF0 से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? पेन दे बेटा, पेन एक दे दे बस, आई कार्ड भी दे दो मेरे को। जैसे ना आप ये समझो कि भाई ये एक F0 पार्टिकल है, ये पेन जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? और इसके साथ बोलो ये जुड़ा हुआ है F1। ठीक है। जब H प्लस आयन इसको क्रॉस करते हैं,
हाई कंसंट्रेशन टू, पानी, पानी बहता है ना जैसे, तो बहते हुए पानी में प्रेशर लगता है, तो वैसे बोलो H प्लस आयन जब जाएंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन टू, तो इस F नोड पे क्या लगेगा, घूमेगा, बोलो ये अपने एक्सिस पर। जब ये रोटेट करेगा तो आप देखो इसके साथ जुड़ा हुआ F1 भी क्या कर रहा है, तो बोलो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। प्रोटीन के लिए शब्द आता है कॉन्फॉर्मेशन, तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बढ़ते हैं हम। तो बताइए जब F नोट घूमता है तो उसके साथ F1 भी घूमता है, बोलो F1 के कॉन्फॉर्मेशन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ F1 पार्टिकल, एनसीईआरटी के शब्द हैं ये, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ F1 पार्टिकल, तो F1 पार्टिकल में क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और F1 पार्टिकल में जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो F1 पार्टिकल यहां एंजाइम का काम करेगा, किसका काम, और एंजाइम का काम होता है केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करना। तो आप बताइए यहां एडीपी के साथ जोड़ा जाएगा और बनाया जाएगा। अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है कौन, फॉस्फेट, तो उसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। लेकिन यहां एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, और ग्रेडियंट लाइट की वजह से डेवलप हो रहा है, ग्रेडियंट, इसलिए इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या कहेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, पक्का। बताओ ये एटीपी लाइट रिएक्शन में काम आएगा और फिर से एडीपी बन जाएगा, ये काम भी लगातार चलता रहता है, डार्क रिएक्शन में काम आएगा, हाँ लाइट रिएक्शन में एटीपी बनेगा और डार्क रिएक्शन में काम आएगा, और ये काम भी लगातार चलता ही रहता है। एटीपी भी बन गया, NADPH2 भी बन गया, ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन गई एटमॉस्फेयर में, NADPH2 और एटीपी डार्क रिएक्शन में काम आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ, किसी को भी नहीं, क्या बात है, या तो मैंने पढ़ा बढ़िया दिया या तो मैं समझ बढ़िया आ गया क्या मान लूं मैं, दोनों ही बातें हैं, सच बात यही है। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो बच्चा, तभी देखो अच्छा टीचर अच्छे बच्चे के साथ ही बनता है, मैं दिमाग में डाल लूं ये बात। मैं कह दूं ना कि मैंने खुद ही सब कुछ कर लिया तो नहीं, मेरे को पढ़ाने के लिए हमेशा अच्छे बच्चे मिले, सच बात है, ये मेरी किस्मत है, सच्चाई है इस बात में। मुझे हमेशा पढ़ाने के लिए अच्छे बच्चे मिले, अच्छे डाउट्स उन्होंने पूछे, और बच्चा जितना ज्यादा डाउट पूछता है टीचर उतना ज्यादा अच्छा तराशा जाता है। इसलिए मैं हमेशा क्लासरूम में छूट देता हूँ कि आप डाउट्स पूछिए, समझ रहे हैं मेरी बात, होच पोच नहीं होता मैं। और इस बात को मैं धीरे धीरे एक्वायर कर पाया, मैं समझ पाया कि मुझे हर डाउट का आंसर नहीं आता और मुझे वो ढूंढ के आना है। और बच्चा आज क्या होता है कि मैं मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता इस बात में कभी नहीं कि यार मैं फिजियोलॉजी तो मैं करवा दूंगा यूं, बॉटनी तो मैं करवा दूंगा यूं, लेकिन मुझे आदत डालनी है पढ़ने की, और उसके लिए जरूरी है कि सामने से बच्चा मुझे कुरे दे और मुझसे डाउट पूछेगा, और किसी दिन कोई ऐसा डाउट मेरे सामने आएगा जिसका आंसर एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरे माइंड में स्ट्राइक, तो मैं किताबें खोलूंगा, वरना मैं अपडेट नहीं रह पाऊंगा। वरना आप सोचो ना, मैं एनसीईआरटी के बारे में इतना ध्यान रखता हूं कि कब क्या बदला, कौन सी लाइन में कैसे बदला, कौन से ईयर में कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये अपडेट मैं रह पाया क्योंकि बच्चे मेरे को ऐसे मिले। इसलिए मैं हमेशा छूट देता हूं बच्चे को क्लासरूम में कि डाउट पूछो मुझसे आप, ठीक है ना। तो अच्छा टीचर अच्छे बच्चों को मिलता है और अच्छे बच्चे अच्छे टीचर को, सच बात है ये। तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे सामने बैठा हुआ हर बच्चा मेरे लिए अच्छा होना चाहिए, पहले बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक, इक्वल इंपॉर्टेंस है सबकी। चाहे वो लास्ट में बैठा आंखें मल रहा हो तो भी पढ़ाऊंगा मैं उसको। चले आगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। हाँ बेटा, आपको नहीं याद करना है ये, ठीक है, नंबर गेम पे नहीं जाना, बायोलॉजी में कभी भी नंबर डिसाइडेड नहीं है, ऐसे याद कर लो आप। दोनों 680 पे, क्योंकि आप सोचो अगर लाइट यहां से 6 से क्या आ गई तो PS2 तो काम ही नहीं करेगा ना, और मुझे PS2 और 1 दोनों को काम करवाना है। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं,
नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है कि आपने जहां से स्टार्ट किया, घूम फिर के आप यूं कर आके यहां पर आके यहीं पे खत्म कर दिया। बताओ क्या है? हाँ, बच्चा कहता है तो साइकिल लग ही नहीं रहा, तो भाई तू घोड़े पे को जा रहा है, तो जाना कि बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम तो साइक्लिक। और अगर मैं ऐसे बना लूं, हाँ, तो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम, हाँ, तो नॉन साइक्लिक। तो अगर तो बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो, डिफरेंट हो तो, सेम हो तो, नहीं हो तो, यहां इस बात को और समझना पड़ेगा। आप बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन निकले कहां से? वाटर से कहां गए? फिर 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 देन फिर यहां से फिर, और काम कहां आ गए? तो बोलो बिगिनिंग पॉइंट वाटर, एंडिंग पॉइंट डार्क रिएक्शन, इसका मतलब साइक्लिक तो नहीं है ये प्रोसेस कैसा है? बोलो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं। इसमें NADPS2, इसमें ATP और ऑक्सीजन, तीनों बनते हैं। ऑक्सीजन यहां बाई प्रोडक्ट है क्योंकि आगे काम, लेकिन NADPS2 और ATP तो आगे काम। समझ पाए हैं बात या नहीं? हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो बताइए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP NADPS2 दोनों बनते हैं, यस और नो? और वो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। बन रहे हैं ना? एक ग्लूकोज के लिए है ना वो तो एक ग्लूकोज के लिए है। सही है बात या नहीं? तो मुझे 18 एटीपी की काउंटिंग करनी नहीं, मुझे 12 NADPS2 की काउंटिंग करनी नहीं। वो तो डार्क रिएक्शन की बात है कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनते टाइम NADPS2 12, ATP 18 काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में बनते तो लाखों हजारों हैं, तो पूरे दिन में क्या एक ही ग्लूकोज बनेगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होंगे थाइलेकोइड्स में, जिनसे बार बार ATP और NADPS2 का क्या हो रहा है। तो बताओ कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बहुत सारा ATP और NADPS2 पड़ा है, लेकिन एक ग्लूकोज बनाने में उसमें से 12 NADPS2 और 18 ATP काम आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? नंबर गेम पे जाना, क्योंकि आप सोचो, आपने ना आज एक प्लांट का क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, आपने काउंट किया, इसमें 1 लाख ATP थे, 70,000 NADPS2 थे। आपने फर्क मतलब मेरे को फिक्स कर दिया कि सर मैं काउंट करके लाया हूं आज। मैंने कहा कौन से प्लांट में? बोला फलाने प्लांट में। मैंने कहा चल आज दिखा, चलते हैं, मेरे को आज ले जाओ आप। लेकिन पता है आज बादल हो गए, तो कल जितनी लाइट गिर रही थी उतनी लाइट नहीं गिर रही आज। अब भाई साहब की काउंटिंग बिगड़ गई, मुंह हो गया छोटा सा, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर मैंने उसको रिलैक्स होकर समझाया कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, हाँ या ना? तो मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट आता है। इसलिए नंबर गेम में मत फंसो, प्रोसेस के डेप्थ पे जाओ, प्रोसेस के बेस पे जाओ, नंबर गेम में नहीं फंसना हमें। थैंक यू बोला मेरे को। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ कि भाई, हाँ बेटा, कहां पे रुक जाएगा? पहले तो ये बता कि इसमें से पूरे बोर्ड पे ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसका नाम वहां है? वहां क्या? वहां पर कहां पर? हाँ, तो ऐसे शब्द यूज कर, ल्यूमेन और स्ट्रोमा। इधर मेरे पास, पहले तो वहां बता कौन है, ल्यूमेन या स्ट्रोमा? वेरी गुड, ल्यूमेन से H+ जा रहे हैं स्ट्रोमा में। कब जा रहे हैं? नहीं नहीं, तू पहले पे नहीं नहीं, पहले मेरे को बता, क्लियर करते हैं लाइन बाय लाइन। मैं तेरा डाउट समझ गया हूं, मैं तेरा डाउट समझ गया हूं, लेकिन मैं तेरे दिमाग में खिचड़ी नहीं बनने देना चाह रहा। समझ रहा है मेरी बात? मैं सिंपल बोल रहा हूं। H+ आयन जा रहे हैं ल्यूमेन से, कब जा रहे हैं? नहीं, जब H+ अब अंदर इधर ज्यादा है इधर कम है, जब इधर ज्यादा है और इधर, तब जा रहे हैं। और ऐसा कब होता है? जब लाइट गिरती है, क्योंकि लाइट गिरने से
वाटर टूटता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इधर H प्लस आयंस आ जाते हैं और इधर के H प्लस आयन कम हो जाते हैं। तो लाइट की वजह से इधर H प्लस आयन यहां ल्यूमेन में हो गए हैं क्या, ज्यादा, और स्ट्रोमा में हो गए हैं कम, इसलिए H प्लस आयन ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जा रहे हैं। ये तो क्लियर है। अब तेरा कहना यह है कि लाइट नहीं आ रही, तब भी H प्लस आयन जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई। पूछ क्यों? क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो दोनों तरफ H प्लस आयंस का क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो तेरे क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए, जब लाइट ही नहीं है बच्चे, तो ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा ना, तो दोनों तरफ H प्लस आयन क्या रहेंगे, हाँ इक्वल रहेंगे, इक्विलिब्रियम रहेगा। ये तब होता है जब लाइट गिरती है। कई बच्चों को तो डाउट इस वजह से उनको ये लग रहा है हमें समझ क्यों आ रहा है हाँ, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। और मजे की बात बताता हूँ, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हर बात एनसीईआरटी में है। अभी तक 1% भी हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए। आगे बढ़े, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आप बताओ कि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या है? अब लाइट किस पे गिरी, PS1 पे। PS1 से क्या निकले, किसको मिले, फिर FES से। अब बताओ, क्लोरोप्लास्ट में कुछ थाइलेकोइड्स ऐसी होती हैं जिनमें NADP रिडक्टेज होता ही नहीं है, NADP रिडक्टेज होता ही नहीं है। कुछ थाइलेकोइड्स ऐसी होती हैं, पूछो कौन सी? अभी बताएंगे आपको, अभी कुछ समझ के चलना है कि कुछ थाइलेकोइड्स ऐसी होती है जिनमें NADP रिडक्टेज एंजाइम होता ही नहीं है। अब होता नहीं तो FD से इलेक्ट्रॉन कहां नहीं जाएंगे, सही है? तो FD कहता है मैं इलेक्ट्रॉन का कैरियर हूं, एक्सेप्टर नहीं। मेरा काम इलेक्ट्रॉन को कैरी करवाना है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन आया उसको ले लो वापस। अब ले कौन, NADP रिडक्टेज तो है नहीं, कोई बात नहीं। बोलो इसका इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन में ही वापस घूम जाता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास? और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन से क्या बनता है, बाहर से क्या लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं, फिर ये PQS2 दोबारा किस में बदलता है, फिर यहां से हाइड्रोजन कहां जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन रख लेता है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो कहां गिरा दिए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आता है, और प्लास्टोसाइनिन से किसको दिया जाता है? बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से निकला और घूमकर वापस आया भी कहां? बोलो इसको साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो किसमें से निकल रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से। कहां से निकल रहा है और कहां से जाएगा? तो ये H प्लस आयंस को स्ट्रोमा से कहां लाएगा, और ल्यूमेन में ग्रेडियंट डेवलप होगा, उससे ATP बनेगा। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस से केवल ATP बनता है, उसमें केवल PS1 काम करता है। उसमें वाटर का ब्रेकडाउन, साइक्लिक प्रोसेस में वाटर का ब्रेकडाउन, यस और नो, यस और नो? साइक्लिक प्रोसेस में वाटर का ब्रेकडाउन है ना। और आप बताइए, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता तो बताओ कि यहां ऑक्सीजन नहीं बनेगी, वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता तो NADPH2 भी नहीं बनता। केवल और केवल क्या बनता है, साइक्लिक से केवल क्या बनता है, और नॉन साइक्लिक से ATP, NADPH2 और, हाँ बिल्कुल। ये क्या खोल के बैठा तू, सामने क्या तेरे है, मोबाइल भी हाथ में तेरे? अच्छा चश्मा है तो पढ़ाई कर लेना। लास्ट लाइन तेरे को पता है मैंने क्या पढ़ाई है? बोलना एक बार, रिपीट करना, लास्ट लाइन क्या बोली है मैंने। इधर आ मेरे पास, गैजेट वैजेट सब ले आ तेरे। देखो, जूते उतार के, ईयरफोन कानों में, टैब सामने, चश्मे का बैग हाथ में। हाँ, आजा आजा बेटा, जकरबर्ग तू ही है एक। क्या करेंगे ये लोग, समझ नहीं आ रही मुझे बात। पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरा बच्चा क्लास में बैठा है, शानदार तरीके से पढ़ रहा है, मेरे बच्चे को डिस्टर्ब ना कर दें कहीं हम।
फोन करके। सब ले तेरा सामान, टैब वैब बैग वैग सब, बाहर जाना है तुझे। चलो देखो, 3 तरह की औलाद होती है। हाँ, औलाद बच्चे जो होते हैं 3 तरह के। पहले होते हैं जो माँ बाप का आज तक जो भी कमाया है पैसा और इज्जत उसको बचा ले, उसे कहते हैं अच्छी औलाद है। एक होते हैं जो बर्बाद कर दे, उसे कहते हैं कि ये नालायक है। और एक होते हैं जो आपने कमाया है आज तक उसमें और थोड़ा ऐड कर दे, वो समझदार और संस्कारी माने जाते हैं। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो आप ये बात समझ लो कि अभी तक आपने कुछ नहीं कमाया है, केवल अपने पेरेंट्स के पैसे पर ही, उसके दम पर ही जी रहे हो आप। समझ रहे हैं? और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है आगे का, और केवल पढ़ाई से पॉसिबल है। चलें भी आगे? हाँ, तो ये जब निकल जाए तो बैठ जाना। तो ये साइक्लिक प्रोसेस से केवल क्या बन रहा है? एटीपी। क्या बन रहा है? एटीपी। और नॉन साइक्लिक से एटीपी, NADPH2, ऑक्सीजन, तीनों। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, मुझे बताना ठीक है या गलत है। ATP and NADPH2 both are produced by non-cyclic process. ATP and NADPH2 both are produced by non-cyclic process. इधर आ मेरे पास, आई कार्ड कहां है तेरा? हॉस्टल कहां है तेरा? कहां रूम लेके रहता है? हाँ मुझे पता था, वो तो हॉस्टल में तो बंदिशें हो जाती है ना टाइम की भी। अंशुमन सिंह कहां से है तू? अच्छा, कितने कौन सी जगह पे है? अच्छा, क्या करते हैं पापा? ओ वाह यार, जॉब करते हैं क्या? फिर ठीक है। मैंने कहा जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं। चलो, तो साइक्लिक प्रोसेस से एटीपी, नॉन साइक्लिक से एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन, तीनों। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एटीपी NADPH2 बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मेशन में एटीपी और NADPH2 चाहिए। क्या ये बनवा लेगा? सही बात भी है, साइक्लिक से केवल एटीपी बनता है। तो साइक्लिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ओनली साइक्लिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि NADPH2 नहीं है। क्या अकेला नॉन साइक्लिक ग्लूकोज बना सकता है? अकेला नॉन साइक्लिक ग्लूकोज बना सकता है? अकेला साइक्लिक ग्लूकोज बना सकता है? तो बच्चा कहता है फिर साइक्लिक चलाए क्यों? नहीं नहीं, एटीपी तो मुझे नॉन साइक्लिक से मिल ही रहा है। अगर मैं साइक्लिक नहीं चलाता तो क्या ग्लूकोज नहीं बनता? बनता ना। अगर मैं क्या नहीं चलाता? साइक्लिक, तो क्या ग्लूकोज नहीं बनता? बनता ना। तो मुझे साइक्लिक चलाने की जरूरत क्या है? तो पेज नंबर आओ 218 पर। आप नहीं, अपने ऑथेंटिक आंसर देंगे ना बच्चे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 218 नंबर पेज पर आप बताइए, 6 CO2 काम आते हैं, 18 एटीपी और 12 NADPH2 काम आते हैं। तो ज्यादा कौन काम आ रहा है और कम? तो हम कहते हैं कि भाई एटीपी के नंबर कम ना पड़ जाएं, क्योंकि खर्चा ज्यादा किसका है, कम किसका है? तो क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन चलते टाइम क्या कम ना रह जाएं, इसलिए साथ में क्या चल रहा है। वरना बिना साइक्लिक के काम तो नॉन साइक्लिक से मेरा हो ही रहा था। आप बताओ, 6 CO2 से 1 ग्लूकोज, और उसके लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2। तो बताओ 1 CO2 के लिए एटीपी कितने? भाई 6 के लिए 18, तो 1 के लिए 6 के लिए NADPH2 कितने? तो 1 के लिए। तो पहली लाइन पढ़ो पेज नंबर 218 की। क्या कह रहा है? हाँ, कि hence for the every CO2 molecule entering in the Kelvin, there are 3 molecules of ATP and 2 of NADPH2 are required. ये तो ठीक है, आगे पढ़ो। इट इज प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब संभावना ही है, एसेंशियल नहीं। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस in the number of ATP and NADPH2 are used in dark reactions that cyclic photophosphorylation occurs. Meet this difference कि NADPH2 कम, ATP
तो ये डिफरेंस जो है बच्चे इसको मिलाने के लिए कि एटीपी कम ना रह जाए, इसलिए साथ साथ में क्या चलाया जा रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या चलाया जा रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो अच्छे से। क्या बिना साइक्लिक के ग्लूकोज नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन फिर भी हम साइक्लिक चला रहे हैं ताकि एटीपी कम ना रह जाए। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो पूछो। हाँ जी, हाँ ये तो है ही नहीं ना, आगे रुक गई तभी तो इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ गया अंदर। प्लांट रहता ही नहीं, मैंने कहा एक क्लोरोप्लास्ट में कुछ थाइलेकोइड्स हैं। हाँ बढ़े आगे भाई। हाँ बेटा, तेरे को मैं ढूंढ रहा था, तू वहां बैठता है, आज इधर कैसे है। अच्छा अच्छा, बता। भी ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ना, ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है पूरा ये, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में याद कर दो। और बताओ, बस, चलो चलो, फिर तो बढ़िया समझ आ गया तुम्हें, है। चलो ठीक है, बताओ एक क्लोरोप्लास्ट है ना, इस क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स हैं। जैसे मान लो एक थाइलेकोइड ये है, एक थाइलेकोइड ये है, एक थाइलेकोइड ये है, बोलो ग्रेना थाइलेकोइड। जो ग्रुप बनाती हैं वो ग्रेना, जो अकेली रहती हैं वो, जो ग्रुप बनाती हैं वो, और जो अकेले रहती हैं वो, सही है। अब आप बताइए कि यहाँ क्या है कि ग्रेना थाइलेकोइड्स के साथ जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना सेल बायोलॉजी की, तो लिखा गया है ग्रेना थाइलेकोइड के बारे में कि लाइक एज पाइल ऑफ द कॉइन्स, पाइल मतलब ढेर, सिक्कों का ढेर, एक के ऊपर एक सिक्का, फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड, कॉइन लाइक, तो कॉइन्स का ढेर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। तो कॉइन्स का ढेर, क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे ही आपको समझना है मेरे बच्चे कि थाइलेकोइड्स का ढेर एक दूसरे के ऊपर। तो बताओ हर एक थाइलेकोइड की दो सरफेस, हर एक थाइलेकोइड की, आप बताओ एक वो जो ढकी हुई है और एक वो जो ओपन है, एक वो सरफेस जो, और दूसरी वो जो, बोलो जो सरफेस एक दूसरे को ढक देती है उसे बोलते हैं एप्रेस्ड, क्या बोलते हैं, और जो ओपन रहती है उसे बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड, क्या बोलते हैं, यस और नो। आप बताइए कि जो एप्रेस्ड पार्ट है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, तो इसमें नॉन एप्रेस्ड में तो रहता है PS1 और एप्रेस्ड में रहता है PS2, पूछो क्यों, क्योंकि नॉन एप्रेस्ड पार्ट डायरेक्ट स्ट्रोमा के टच में है। भाई ये जो थाइलेकोइड है ना, ये ग्रेना थाइलेकोइड है, सही है, और ये जो स्ट्रोमा था, ये थाइलेकोइड जो है वो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, सही है। इसमें दोनों पार्ट हैं, एप्रेस्ड भी और, तो नॉन एप्रेस्ड पार्ट में कौन है, क्योंकि वो नॉन एप्रेस्ड पार्ट स्ट्रोमा के सीधा कांटेक्ट में है, और PS1 और PS2 में से PS1 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रोमा में देता है, हाँ या ना। तो स्ट्रोमा में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, तो PS1 को नॉन एप्रेस्ड में रखा ना ताकि स्ट्रोमा के कांटेक्ट में रहे, हाँ या ना, अच्छे से। अब आप बताओ कि जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है वो तो कंप्लीटली नॉन एप्रेस्ड है, तो बोलो इसमें केवल PS1 होता है, केवल, सही है बात या नहीं। अब यहां तो होगा कि PS2 ने इलेक्ट्रॉन PS1 को दिया और PS1 ने NADP को, और NADPS2 बनवा दिया, NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ग्रेना थाइलेकोइड में PS2 और NADP रिडक्टेज दोनों होते हैं, ग्रेना थाइलेकोइड में और NADP दोनों प्रेजेंट होते हैं, सही है बात या नहीं, यस और नो। लेकिन जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, कौन, स्ट्रोमा थाइलेकोइड में केवल PS1 है, PS2। अब आप सोचो अगर PS2 नहीं है, PS2 और PS1 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, NADP को, तो भाई PS1 को कौन देगा, नहीं समझे, PS2 है ही नहीं, PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, तो फिर PS1 को कौन देगा। इसलिए उसने कहा कि जब PS2 ही नहीं है तो फिर मैं NADP रिडक्टेज रख के क्या करूंगा,
इसलिए आप बताइए कि स्ट्रोमा थाइलेकोइड वो थाइलेकोइड है जिनमें PS2 और NADP रिडक्टेज दोनों ही एब्सेंट है। जब आप सोचो, जब आपके पास PS2 ही नहीं है तो फिर NADP रिडक्टेज रख के क्या करोगे? सही है। आप बताइए कि यहां केवल कौन सा प्रोसेस चलेगा? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का यहां मतलब ही नहीं है, क्योंकि नॉन साइक्लिक चलने के लिए PS2 चाहिए और PS2 आपके पास है ही नहीं। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? हाँ, तो ध्यान दीजिए बात पर। अब आप बताइए, इस क्लोरोप्लास्ट पर लाइट आ रही है, बोलो 670 नैनोमीटर की, तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कहां पर? क्योंकि वहां तो हमेशा साइक्लिक चलेगा। और नॉन साइक्लिक ग्रेन थाइलेकोइड में, क्योंकि वहां PS2 और PS1 है। चलो लाइट बढ़ा के मैंने कर दी 690 नैनोमीटर। केवल और केवल, केवल और केवल साइक्लिक ही चलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? NCERT पेज नंबर 213 देखो, 213 खुला। इसमें देखो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक हेडिंग है, उसके ठीक ऊपर की लाइन देखो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर्स when only the light wavelength beyond 680 nanometer is available for the, अगर लाइट 690 से क्या हो, मतलब 680 से क्या हो, ज्यादा हो, मोर देन, तो 690 680 से क्या है, तो केवल साइक्लिक चलेगा, चाहे ग्रेना थाइलेकोइड हो और चाहे। अच्छा, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स, ऑल्सो, ऑल्सो, इसका मतलब एक रीजन तो ये है, एक रीजन ये भी है। आप सोचो लाइट 670 आ रही है, क्या तब साइक्लिक नहीं चलता? चलता है। कहां पर? क्योंकि वहां पर PS2 और NADP रिडक्टेज नहीं होता। इसका मतलब साइक्लिक चलने का रीजन केवल लाइट 680 से ज्यादा नहीं होना है, PS2 और NADP रिडक्टेज की एब्सेंस भी साइक्लिक प्रोसेस को चलाएगी। हाँ या ना? यस और नो? इसलिए उसने शब्द यूज किया ऑल्सो। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ द वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। ओनली क्यों लगा? आप बताइए, एक प्लांट है, क्या है ये? इस प्लांट पर लाइट आ रही है, बोलो 690 नैनोमीटर की, बताओ साइक्लिक चल रहा है नॉन साइक्लिक? अच्छा, क्या करते हैं, इस पे एक लाइट 670 नैनोमीटर की और गिराते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर मिक्स लाइट आ गई ना, कि एक 680 से ज्यादा और एक 680 से, फिर तो दोनों चलेंगे। आप साइक्लिक तभी चला पाओगे केवल जब आप लाइट 680 से, इसलिए ओनली शब्द लगाया उसने। उसने कहा मिक्स लाइट मत गिराना। नहीं समझ पाए? हेडिंग एक है आगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप बताओ, ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। क्या है? बोलो, गिवन बाय पीटर मिशेल। द गिवन बाय पीटर मिशेल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उन्होंने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या बनाना चाहते हैं, तो आपकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उन 4 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दो, आप उन, और एटीपी बना लो। पूछो क्या क्या? बोलो ए मेम्ब्रेन, बोलो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है हमारे पास। बोलो ए प्रोटॉन पंप, PQ। यहां जो PQ है ना बच्चे, ये प्रोटॉन पंप है। पूछो कैसे? बोलो, पंप वो होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट H+ ले जाएंगे। यहां अंदर H+ क्या है और बाहर H+ क्या है, तो आप स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ला रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट या अगेंस्ट? बच्चा कहता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाने में एनर्जी लगती है, तो आप बताओ ना कि भाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी का यूज करते हुए प्रोटॉन को ला रहा है, तो क्या PQ एक प्रोटॉन पंप है? तो बताइए, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट कितनी?
बोलो, ए मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, प्लास्टोक्विनोन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमेन में डेवलप हुआ है, और ऑक्सीसोम F0 F1 पार्टिकल, ताकि ग्रेडियंट तोड़ के एटीपी बना सको। तो मेम्ब्रेन में चलेगा ETS, काम करेगा, प्रोटॉन पंप डेवलप करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन ग्रेडियंट, और वो टूटेगा F0 से और बनेगा F1 पर एटीपी। एनसीईआरटी पेज नंबर 215 215, सेकंड पैराग्राफ पहली लाइन, सेकंड पैराग्राफ पहली लाइन, केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन एंड मतलब ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, जो एटीपी का सिंथेसिस करता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो खड़े हो, पक्का। आज आप घर पे पेज नंबर 212 से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से टॉपिक पढ़ना शुरू करो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ो, और उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस 215 पे जाके खत्म होगा। वेयर आर द एटीपी एंड NADPS2 आर यूज्ड। यहां तक की सारी बातें कवर हो चुकी हैं आपकी, सारी बातें। एक एडिशनल बात बता रहा हूं मेरी तरफ से, पूछो क्यों। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हिल रिएक्शन के नाम से, और हिल रिएक्शन जो है बच्चे वो लाइट रिएक्शंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइट रिएक्शंस को कहते हैं। इसे हमें बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट हिल। हालांकि वो अकेले नहीं थे, साथ में बेंडल नाम का साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन रिएक्शंस को नाम हिल रिएक्शंस ही दिया जाता है। एक प्लांट था स्लेलेरिया मीडिया प्लांट, उसके क्लोरोप्लास्ट को उन्होंने आइसोलेट किया, अलग किया। क्लोरोप्लास्ट को अलग करके उन्होंने रखा पानी के अंदर सिस्टम में, ये क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोलो थाइलेकोइड्स हैं, ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है। ग्रेना थाइलेकोइड जो होती है उसमें PS1 होता है और PS2 भी होता है। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन PS2 से जाते हैं PS1 में, और PS1 से जाते हैं NADPS2 बन जाता है। सही है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो यहां पर प्रेजेंट है PS2, उसके साथ वाटर टूटता है और क्या निकलती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब NADP यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो, क्योंकि NADP लगातार इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आती रहेगी, उनको बैलेंस वाटर करवाता रहेगा, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलती रहेगी, ये चलता रहता है कंटिन्यूस, गर्दन सबके ऊपर भाई है, कंटिन्यूस चलता रहता है। अब उन्होंने बताइए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट रखा था ये CO2 फ्री सिस्टम में रखा था। कैसा सिस्टम था ये? मतलब इसमें CO2। अब आप सोचो अगर मेरे पास CO2 नहीं है तो क्या नहीं चलेगा? तो बोलो फिर NADPS2 यूज, तो NADPS2 से दोबारा NADP, आप बताओ थोड़ी देर में NADP बचेगा ही नहीं आपके पास, और ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं क्लोरोप्लास्ट को CO2 फ्री सिस्टम में रखता हूं तो लाइट रिएक्शंस रन नहीं करती हैं। CO2 फ्री सिस्टम में रखता हूं तो लाइट रिएक्शंस रन नहीं करती हैं। सही है बात या नहीं? फिर ने कहा कि इस सिस्टम में मैंने क्या किया कि बाहर से एक केमिकल मिलाया, बोलो पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा था। और जैसे मैंने इसे मिलाया ना, तो उन्होंने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन जो था वो PS1 से कहां जाने लगा, और वाटर टूटकर ऑक्सीजन निकलने लगी। मतलब लाइट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर की प्रेजेंस में ही चलता है। अब उनको यह प्रूव करना था कि जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी प्रेजेंस में ही प्रोसेस चलेगा, ये उनको प्रूव करना था। इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया एक केमिकल का जिसका नाम है DCPIP। ये केमिकल का नाम याद ना हो तो भी काम चलेगा, मैं सिर्फ हिल रिएक्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि PMT में क्वेश्चन आ चुका है हिल रिएक्शन के नाम से, नीट में नहीं है ना। तो आप बताइए DCPIP जो है वो ब्लू कलर की डाई है, किस कलर की? लेकिन अगर इसका क्या हो जाए, रिडक्शन, क्या हो जाए, तो ये कलरलेस हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस DCPIP को मिला दिया सिस्टम में,
बोलो पूरा रंग हो गया नीला पानी का, सॉल्यूशन का हो गया। फिर इसको एक्सपोज करवाया किसमें, लाइट में। लाइट में एक्सपोज करवाते ही PS1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे, थोड़ी देर में ये सिस्टम कलरलेस हो गया। तो ये पक्की हो गई बात कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की प्रेजेंस में ही चलता है। उन्होंने कहा कि नेचुरली क्लोरोप्लास्ट में वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है वो कौन होता है, और मैंने मेरे एक्सपेरिमेंट में यूज किया है पोटेशियम फेरिसाइनाइड और DCPIP को, हाँ या ना। तो आप बताइए कि लाइट रिएक्शंस ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और वो हमें बार बार तब मिलेगा जब क्या कंटिन्यू चलेंगी, और डार्क रिएक्शन चलने के लिए किसका होना जरूरी है। तो आप 212 से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से लेकर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पूरा पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे बात करना। लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 211 पे, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिडॉक्स पोटेंशियल जेड स्कीम, ये पढ़ेंगे फिर डार्क रिएक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर क्लास